नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवी टुडे में आपका स्वागत करता हूं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ साथ चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। राजनीतिक पार्टियां वर्चुअल रैलियां कर रही हैं, मगर पिछले कुछ दशकों में चुनावी प्रचार कैसा बदला है, किस तरह से लोगों में इस तरह से ये चेंज आ रहा है, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ है राजनीति के माने जाने वाले धुरंधर श्री महेंद्र सिंह खत्री जी। आज हम खत्री जी से जानेंगे राजनीति का जो बदला हुआ चेहरा है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। महेंद्र खत्री जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बंधु। महेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं वो आपका परिचय जानना चाहेंगे कि राजनीति के धुरंधर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, कि वो उसके पीछे का राज क्या है, किन किन पदों पे आपने अपना वर्चस्व दिखाया हमेशा। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी काल से ही कोई ना कोई जिम्मेवारी मैंने निभाई है। जैसे कि जब मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के अंदर विद्यार्थी होता था तो वहाँ के छात्र संघ का अध्यक्ष बना मैं वर्ष 1973-74 के अंदर, और लगभग उसी समय मैंने उस समय की विरोधी पार्टी जिसको कहते थे जनसंघ, वो ज्वाइन की और नरला के मंडल का मैं महामंत्री बना। उसके बाद इमरजेंसी के अंदर जो देश का एक काला अध्याय जिसे कहते हैं, उस आपातकालीन के अंदर जेल यात्रा की। जेल के बाद जब चुनाव हुए देश के अंदर, उन चुनाव के अंदर काफ़ी भाग लिया और वर्ष 1977 के अंदर मैं नरला क्षेत्र से निगम पार्षद चुना गया। और केवल निगम पार्षद ही नहीं, मेरे लिए ये भी एक गर्व की बात थी कि पूरी कॉरपोरेशन में सबसे कम आयु का मैं, यानी कि 25 वर्ष का निगम पार्षद था। और निगम पार्षद को 25 साल के निगम पार्षद को नरला जोन का चेयरमैन पार्टी ने बनाया, चेयरमैन का दायित्व दिया। उस चेयरमैन के साथ साथ उस समय की कॉरपोरेशन के पास बिजली भी होती थी, पानी भी होता था, फायर ब्रिगेड भी होती थी, यानी कि लगभग जितने भी प्रमुख विभाग हैं वो सारे ही कॉरपोरेशन के पास होते थे। इस नाते से जो दिल्ली का विद्युत विभाग था उसके अंदर भी जो कमेटी थी, उस कमेटी के सदस्य का दायित्व मेरे पास रहा। इसके अतिरिक्त मार्केटिंग कमेटी के अंदर मेरे पास दायित्व रहा। और लगातार जहां पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, जहां प्रशासनिक जिम्मेवारियां दी, उसके साथ साथ संगठन की जो जिम्मेवारियां हैं वो पार्टी ने लगातार मुझे दी। मैं इस नरला जिले का 3 बार जिलाध्यक्ष रहा, मैं 2 बार यहाँ का महामंत्री रहा, मैं किसान मोर्चे के अंदर दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। मैंने जितना दायित्व संगठन के अंदर निभाया उतना ही प्रशासनिक जो दायित्व थे वो मेरे पास रहे। 1996 के अंदर मुझे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन बनाया, और मैंने अपने आप को इतना भाग्यशाली पाया कि जब मैं इस कॉलेज का छात्र था और छात्र संघ का अध्यक्ष था, जो प्रिंसिपल उस समय थे वही प्रिंसिपल जब मेरे पास अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन लेकर आए तो मेरी आंखों के अंदर आंसू आए। और मैंने कहा, सर ये क्या कर रहे हैं आप, मैं तो आपका स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जिस समय जिस दायित्व के ऊपर हो उसका एहसास करो, और उन्होंने एक अच्छे गुरु के नाते से मुझे कहा कि इस समय आप मेरे चेयरमैन हैं और चेयरमैन का ही दायित्व निभाएं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उस चेयरमैन का दायित्व भी मैंने ठीक ढंग से अपनाया। राजनीति के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे, और उन उतार चढ़ाव को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने राजनीति शुरू की थी तो वो राजनीति का स्वर्ण काल था। उससे बढ़िया राजनीति का समय, उस समय की जो लोगों की सोच थी, उसके अंदर जो नैतिकता थी, आज वो नैतिकता आसपास भी नहीं। खत्री साहब, 70 के दशक से आपने राजनीति की शुरुआत की। 70 के दशक में वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए क्या क्या तौर तरीके अपनाए जाते थे, किस तरह से उनको प्रभावित किया जाता था कि वो आपके पक्ष में वोटिंग करें? मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय का वोटर इतना जागरूक नहीं था जितना जागरूक आज है। उन दिनों के जो चुनाव के अंदर वोटर को प्रभावित करने की बातें थी वो कम थी, बल्कि उसके अंदर ये ज़्यादा था
कि मान लिया किसी एक पोलिंग के ऊपर कुछ लोग किसी एक पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं, तो उनके जो व्यक्तिगत आपस के मतभेद होते थे उस नाते से दूसरा ग्रुप जो है दूसरे के साथ चला जाता था, और उनको लाख प्रयास भी करो तो वो अपनी जो व्यक्तिगत उनके अपने वैमनस्यता होती थी उसको नहीं छोड़ पाते थे। लेकिन फिर भी नेताओं का उस समय एक प्रभाव होता था। मान लिया हमने पार्टी के अंदर तय किया कि हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यक्रम कराना है, तो उस कार्यक्रम के अंदर वो 2 ग्रुप आते थे और उनके भाषण का एक असर होता था, उसके अंदर विश्वास किया जाता था। आज लोगों को लाना पड़ता है, उस समय सिर्फ लोगों को बताना पड़ता था और उस बताने से ही काम चल जाता था। आज लोगों को काम के बारे में बार बार कहना पड़ता है। उस समय सरकार के काम से इतनी ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते थे लोग, जो भी जनप्रतिनिधि होता था उससे ये अपेक्षा जरूर करते थे कि वो उनको उपलब्ध रहे। मान लिया एक निगम पार्षद है और उसने अपने कार्यकाल के अंदर हस्ताक्षर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर अटेस्ट होते थे, उन पेपरों के अटेस्टेशन के लिए अगर वो उपलब्ध रहा है तो उसने कहीं कोई गली नाली बनवाई या नहीं बनवाई, उसने कोई सड़क बनवाई या नहीं बनवाई, कोई स्कूल और डिस्पेंसरी बनवाई या नहीं बनवाई, उसका इतना महत्व नहीं था। महत्व इस बात का था कि वो उनके दुख सुख में शामिल कितना हुआ, जब वो साइन कराने के लिए उसके पास गए तो वो उपलब्ध कितना रहा। और केवल कुछ मुद्दे होते थे जिन मुद्दों को लेकर के दोनों पार्टियां जाती थी। जैसे मैं अपने उस प्रारंभिक काल को जब याद करता हूं तो लोगों ने मेरे से सवाल किए थे कि आप जाति से जाट हैं और जाट का जनसंघ का क्या ताल्लुक है। तो मुझे वो सवाल बड़ा अटपटा लगता था, क्योंकि जनसंघ की नीतियां कोई नहीं जानना चाहता था। सिर्फ वो ये कहते थे ये तो पंजाबी और बनिया की पार्टी है, धारणा इस तरह की थी। आज का वोटर सोचता भी है, समझता भी है। आज का वोटर वैचारिक दृष्टि से भी किसी पार्टी को या किसी कैंडिडेट को तोलता है। उस समय कैंडिडेट किस जाति से है, कैंडिडेट का पीछे का इतिहास क्या है, वो किस परिवार से है, वो ज़्यादा मुद्दे काम करते थे। अगर मैं काम के जनप्रतिनिधि के काम की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर 1967 से लेकर 1971 तक जनसंघ का राज्य रहा, और वो एक ऐसा काल था जिसके ने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। दिल्ली का पहला फ्लाईओवर उस समय के अंदर बना पटेल नगर के अंदर। दिल्ली के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं छूटा जिसके अंदर उस समय बिजली ना गई हो, सड़क ना गई हो। उससे पहले बहुत सारे दिल्ली गांव ऐसे थे जिनके अंदर सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। लेकिन उस विजय कुमार मल्होत्रा, उन दिनों चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर दिल्ली के होते थे, वो ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए कि लोग हैरान थे। जैसे कि किसानों के लिए उन्होंने सरकारी ट्यूबवेल लगवा दिए और उस ट्यूबवेल का पानी नहर के पानी से भी सस्ता था। लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया उस काम को, लेकिन वो जब तक 71 तक रहे तब तक अप्रिशिएट किया। आश्चर्य होगा 71 में जब चुनाव हुआ तो जनसंघ हार गई थी। जिस जनसंघ ने पूरा दिल्ली का नक्शा बदला, दिल्ली के अंदर पार्क, दिल्ली के अंदर फुहारे चलाए, दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, कॉलेज, दिल्ली के अंदर कम से कम मेरे क्षेत्र के अंदर स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज उसी समय की एक कार्यकाल की देन है। लेकिन लोगों ने 71 के चुनाव में जनसंघ के किसी भी काम को नहीं देखा। केवल आधार क्या था कि भाई जो कैंडिडेट आ रहे हैं ये तो बढ़िया पंजाबी की पार्टी के, और वो हारे। आज उस समय में और आज के में एक जब कोई जनप्रतिनिधि काम करता है तो उसके ऊपर एक पैनी नज़र होती है। उसका काम करने का तौर तरीका क्या है, उसके अंदर ईमानदारी कितनी है, उसके अंदर भी वोटर देखता है। वोटर केवल मात्र किसी एक आकर्षण से वोट नहीं देता। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं का जहाँ तक सवाल आता है, उस समय कार्यकर्ताओं का मान सम्मान था, कार्यकर्ताओं की बात में एक वजन होता था। आज स्थिति क्या है? आज अगर मैं ये कहूँ कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को भी ये नहीं पता कल वो रहेगा या नहीं रहेगा, आज किसी मंडल के अध्यक्ष को ये नहीं पता कि कल वो रहेगा या नहीं रहेगा। जब किसी को अपने स्थायित्व की जानकारी नहीं होती तो दूसरे को किसको भरोसा देगा? और जनता का भी यही है, जनता को भी लगता है कि आज मैं किस पर भरोसा करूं। दूसरी तरफ आज के चुनाव में और उस समय के चुनाव के अंदर एक पैसे का बहुत बड़ा महत्व हो गया है।
उस समय कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा लगाता था। मैंने 77 में जब चुनाव लड़ा तो मैंने एक नया पैसा अपनी जेब से नहीं लगाया, जनता ने पैसा लगाया। और जब जनता ने पैसा लगाया, कार्यकर्ता ने पैसा लगाया, तो कार्यकर्ता एक अधिकार के साथ मेरे से काम की बात करते थे और एक अपेक्षा करते थे। मैं कोशिश करता था उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरने की। लेकिन आज जब कार्यकर्ता काम के लिए आता है तो कैंडिडेट सबसे पहले उसको दक्षिणा देता है, और जब दक्षिणा देता है उस कार्यकर्ता को काम का के बदले में कुछ देता है, तो फिर चुनाव जीतने के बाद उसके दिमाग में रहता है कि मैंने तो पैसा दिया था इसलिए काम किया था। वो उस कार्यकर्ता का सम्मान वहाँ खत्म हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो उन दिनों में राज के में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मैं उन बातों पे भी आ रहा हूँ खत्री साहब। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि लगभग 4 दशक से आप एक्टिव रहे, 4 दशक पहले के और अब के चुनाव प्रचार में कितना फर्क आ गया है? हाँ, मैंने बताया चुनाव प्रचार, आज जो चुनाव प्रचार होता है वो आपका, चाहे वो मीडिया, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो बहुत कुछ प्रभावित करता है। लेकिन उस प्रभावित के साथ भी मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर कार्यकर्ता उस सोशल मीडिया की चीज़ को जनता तक पहुँचाए, उस प्रिंट मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो प्रचार है वो अगर कार्यकर्ता आम आदमी तक चर्चा में नहीं लाता उसको, तो वो चीज़ें दब जाती हैं। और अगर उसका वो प्रचार को प्रचारित करता है, उसमें थोड़ा सा अपना योगदान देता है, तो ज़्यादा इफेक्टिव है। पहले कार्यकर्ताओं को सूचना देने तक भी टेलीफोन तक भी उपलब्ध नहीं थे। आज एक सूचना के लिए एक मैसेज आप व्हाट्सएप पे डालो, सबको वो हो जाता है। आज का सुगम हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एक तरफ सुगम हुआ है, लेकिन असरदार वो था जब हम व्यक्तिगत संपर्क करते थे, जब हम लोगों से जाके उनके दुख सुख की बात करते थे, उनकी चर्चाएं उनसे करते थे, उनका हल उनसे पूछते थे, तो ज़्यादा प्रभावित होते थे। आज हम केवल अपनी बात कह देते हैं, दूसरे की बात हम नहीं सुन पाते। और जब तक हम वोटर की बात नहीं सुनेंगे, वोटर क्या चाहता है हमसे, तब तक हम उतने प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाते। तो साहब, क्या सोशल मीडिया ने जमीनी जो कार्यकर्ताएं हैं उनकी भूमिका को कुछ कम किया है, क्या प्रभावित किया है उसको? मैं ऐसा मानता हूं कि इसके अंदर सोशल मीडिया दोषी नहीं है। उस कार्यकर्ता की भूमिका को अगर कम किया है तो पैसे ने कम किया है। आज अगर नज़र आप डालें तो चाहे किसी पार्टी को भी देख लें, किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, उस पार्टी के अंदर आमतौर पर कैंडिडेट वो होता है जो पैसे की दृष्टि से सक्षम होता है, और वो पार्टी पे या कार्यकर्ता पे भरोसा करने के बजाय वो अपने पैसे पे भरोसा करता है, और उस पैसे के नाते से ही वो कार्यकर्ताओं से काम लेता है। और वो जो काम है, यानी वो जो पैसा है, उस पैसे ने कार्यकर्ताओं का भरोसा कम किया है, मेरा ऐसा मानना है। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी और वर्चुअल रैलियों के लिए निर्देश दिए हैं, बाकी रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या आपको लगता है कि वोटर्स को लुभाने में सोशल मीडिया, वर्चुअल रैलियां कामयाब हो पाएंगी? हाँ, वो कामयाब हो सकती हैं, केवल एक ही शर्त के ऊपर कि वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता उन रैलियों को जनता तक पहुँचाने के लिए उनको एकत्रित कर पाए, उनको जागृत कर पाए। अगर वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता खुद एक्टिव होगा, वो सक्रिय होगा, तो वो आम आदमी को बताएगा कि इस समय ये सभा वहाँ पर चल रही है, ये कार्यक्रम वहाँ पे आ रहा है, और वो किसी एक स्थान के ऊपर उनको इकट्ठे करके वो सब कुछ करा पाएगा, उनको समझा पाएगा। वरना आज बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ नेट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ की वो जो आज के माध्यम जिनसे हम मीडिया से करना चाहते हैं वो संभव नहीं है। अल्टीमेटली कार्यकर्ता की वहाँ भी आवश्यकता है। जब पहले एक वक्त ऐसा था जब किसी पार्टी विशेष से हर व्यक्ति का अपना अपना लगाव होता था, वो खुल के समर्थन करता था उसका। अब जो है व्यक्ति विशेष या मुद्दे ज़्यादा हावी होने लगे हैं, पार्टी से संबंध बाद में जाता है, पहले मुद्दों पे बात की जाती है, व्यक्ति पे बात की जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा इसमें भी दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। पहले जब आदमी वैचारिक दृष्टि से पार्टी के साथ जुड़ता था तो उस विचार के नाते से उस पार्टी का जो नेतृत्व था वो भी उसके साथ खड़ा दिखाई पड़ता था। आज अगर मुझे किसी तरह की कोई बात आ जाती है तो पार्टी का नेता या पार्टी का जो सक्षम आदमी है, जिसको मैं अपेक्षा करता हूँ वो मेरी मदद करेगा,
वो मदद करने के लिए आगे नहीं आते। और जब वो आगे नहीं आते तो वो आदमी आज एक जगह बंद के नहीं रहना चाहता। आज वो देखता है, जैसे पहले व्यापारियों के बारे में कहते थे कि भाई वो हर पार्टी को चंदा देते हैं और सबकी अपनी जो रसीदें हैं उनको छुपा के रखते हैं, जब जो को पार्टी आती है तो उसकी रसीद निकाल के आगे दिखा देते हैं हम आपके साथ हैं। आज वही जो आदमी चाहे किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है चाहे किसी और उससे जुड़ा हुआ है, वो अपने दोनों जगह किसी न किसी रूप में कोशिश करता है कि उसके संबंध बरकरार रहे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उन व्यक्तिगत संबंधों का वो सहारा ले और उस समस्या से निकले। इसलिए जो एक कट्टरता थी कि किसी पार्टी के साथ जीना मरना है, आज वो कट्टरता समाप्त हो रही है। खत्री साहब, डोर टू डोर प्रचार किसी भी नए नेता के लिए कितना जरूरी होता है, कितनी आवश्यकता उसको? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसको मैंने अनुभव भी किया है। आप जब किसी के घर पे जाते हैं और उसके दुख सुख की पूछते हैं तो वहाँ आपका एक व्यक्तिगत संबंध जुड़ता है, और जब व्यक्तिगत संबंध जुड़ता है तो वो आदमी आपसे प्रभावित ज़्यादा होता है। जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तो मेरे एक मित्र ने कहा कि फलां फलां आदमी आपसे रुष्ट हैं और वो अगर आपके साथ आ जाएं तो उस पूरे मोहल्ले की उनकी वोट आपको मिल जाएंगी। मैंने कहा भाई उनको खुश करने का क्या तरीका है? कहते भाई ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप उनसे मिलें, कुछ करें। मेरे दिमाग ने काम किया। उसमें से एक के घर में शाम को 9 बजे करीब गया और वो परिवार उस समय सोने की तैयारी में था। जब वो गए तो एकदम से वो हड़बड़ी से उनके यहाँ हुई। मैंने कहा जो घर के मुखिया थे उनकी मिसेज को, मैंने कहा चाची मुझे तो भूख लगी, मैं पूरे दिन से घूम रहा हूँ, कहीं रोटी नहीं मिली, कम से कम जो भी रखा है घर के अंदर लेके आओ। मेरा इतना कहते उन्होंने फटाफट खाना बनाया और मैंने उनके यहाँ खाना खाया, जिसकी उनको अपेक्षा नहीं थी कि मैं इस तरह खाना मांगूंगा या वहाँ खाना खाऊंगा। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उस दिन से वो मेरा परिवार एक तरह से कट्टर परिवार मेरा समर्थक हुआ, और आज तक भी चाहे कैसे उतार चढ़ाव आए लेकिन उस परिवार ने मेरा साथ नहीं छोड़ा राजनीतिक दृष्टि से। मैंने उसके बाद एक नियम सा बना लिया कि जहाँ मुझे लगा कि ये परिवार या ये व्यक्ति मेरे से थोड़ा सा अलग है तो मैंने उसके यहाँ चाय पीने का प्रोग्राम बना लिया। और चाय के अंदर मैं काफिला लेके नहीं जाता था, चाय पीने के लिए अकेला गया, ऐसे टाइम पे गया जबकि वो अटपटा सा टाइम होता था, ताकि उनको लगे कि भाई यहाँ अगर मेरे से चाय मांग रहे हैं या मेरे यहाँ चाय पी रहे हैं तो मेरे से एक विशेष लगाव रखते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब व्यक्तिगत तौर पर हम किसी से संपर्क करते हैं तो ज़्यादा प्रभावी होता है। खत्री साहब, जो आज की पीढ़ी है जो अब चुनाव की तैयारी कर रही है या आने वाले चुनाव में प्रतिभागिता करने की तैयारी है उनकी, तो उनके लिए क्या संदेश एक आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को मेंटेन करें, पब्लिक के साथ सीधा रिश्ता कैसे बना पाए वो? मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले कार्यकर्ता बनते थे और कार्यकर्ता बन के फिर वो निखार उनके अंदर आता था, एक अनुभव उनके पास आता था और वो चुनाव की सोचते थे। आज कार्यकर्ता के बजाय सीधी जो एंट्री होती है वो नेता की होती है, और वो नेता की दृष्टि से चुनाव लड़ने की दृष्टि से उसके अंदर आते हैं, और उसी के नाते से उन जो उसकी टीम है, जो उनके साथी हैं, उसके अंदर उसका एक विरोध भी शुरू होता है। मेरी सोच ये है कि जिस युवा को चुनाव के भी उसके दिमाग के अंदर सोच है, तो पहले कुछ टाइम के अंदर वो एक सेवा भाव के नाते से संगठन से जुड़ने की कोशिश करे, वहाँ के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर व्यक्तिगत प्रभाव उनसे बनाए, उनसे व्यक्तिगत संबंध बनाए, और कुछ ऐसा लगे कि हाँ ये पार्टी के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। और जब ये भाव, समर्पण का भाव जब आएगा तो जनता भी उसको एक विशेष दृष्टि से देखेगी। क्योंकि अगर मैं पीछे झांक के देखता हूँ तो चुनाव वही लोग लड़ते थे जिन्होंने या तो आज़ादी के टाइम कुछ किया था या समाज के लिए कुछ किया था या कहीं ना कहीं उनका कोई समर्पण उसकी पीढ़ी का या उसके खानदान का, परिवार का रहा था, तो उसको क्रेडिट मिलता था। आज अगर किसी युवा को चुनाव के मैदान में जाना है, वहाँ की लड़ाई लड़नी है, तो उसको पहले कुछ सामाजिक कार्य करने चाहिए, उसके अपने चरित्र के अंदर इतनी चमक पैदा करनी चाहिए कि वो औरों से अलग दिखाई पड़े, और एक स्थिरता के साथ, विचारों की स्थिरता के साथ उसको रहना चाहिए। मैंने एक बहुत ही
विद्वान के विचार पढ़े थे और उन्होंने ये कहा था कि कोई आपको बाध्य नहीं करता कि आप फलां आदमी को अपना मित्र बनाए, कोई बाध्य नहीं करता कि आप इस उम्र के आदमी को अपना मित्र बनाए। आपके पास ना कोई समय की है, ना जाति की है, ना धर्म की है, आपको जितना टाइम भी लगे उतना लगाएं, लेकिन जिसके वो टाइम लगाने के बाद जिससे संबंध बनाए उसे निभाएं। तो ठीक वही बात मैं राजनीति में भी कहता हूँ कि आपको किसी ने बाउंड नहीं किया कि आप ए पार्टी में जाएं या बी में जाएं। आप उस पार्टी को समझें, उस पार्टी के साथ जाएं, उस पार्टी के साथ जुड़ें और फिर वहाँ अपना एक जो भाव है सेक्रीफाइस का वो उनको दें। आपका एक व्यक्तित्व चमकेगा और जब व्यक्तित्व चमकेगा, समाज आपको देखेगा, तो फिर आपके रास्ते को कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ महेंद्र सिंह खत्री जी, जो लगभग 40 सालों से राजनीति के विभिन्न पदों को सुसज्जित करते रहे और उनके द्वारा जो सीख मिली है, जो आज के नौसखिया नेता आ रहे हैं, जो आज के चुनाव प्रचार का जो तरीका बदल रहा है, उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, ये सारी जानकारी आज खत्री जी ने हमारे साथ साझा की है। जल्दी जुड़ेंगे नई शख्सियत के साथ, नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए नवदीप टुडे।